कुछ घंटों के बाद पिग्गी और अन्य लोग अकादमी में वापस आ गए और अकादमी में कहीं प्रोफेसर बंशी मॉर्ग का शोध कार्यालय था। डॉलर्स ने कार्यालय में प्रवेश किया, अपने हाथों को मेज के ऊपर रखा और गुस्से से भरी निगाहों से प्रोफेसर को घूरते हुए पूछने लगी कि उन्होंने उसका लेख क्यों नहीं प्रकाशित किया। उसने सच लिखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने नाइट ब्लडहाउंड की आलोचना करने वाला लेख प्रकाशित किया है, न कि उसका। प्रोफेसर बंशी, जिसने अपने हाथ आपस में जोड़े हुए थे, उसे घूरते हुए देखने लगे और पूछा कि क्या वह यह इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे सच नहीं पता। उन्होंने समझाया कि उसका लेख कुछ समूहों के लिए काफी अपमानजनक था, उसे याद दिलाते हुए कि अकादमी ने राजनीतिक रूप से तटस्थ रुख बनाए रखा है। हालांकि वह कुछ हद तक गुस्से में थी, लेकिन वह चुप रही और बिना किसी बाधा के सुनती रही। प्रोफेसर ने दराज से एक लेख निकाला, उसे मेज के ऊपर रखा और अपने हाथ से उसे उसकी ओर सरका दिया। इस लेख में नाइट ब्लडहाउंड पर आतंकवाद फैलाने और क्वो वादीस परिवार में अंधकार लाने का आरोप लगाया गया था। शांत स्वर में उसने फिर से उल्लेख किया कि उसने तथ्यों को वैसे ही लिखा था जैसे वे थे। प्रोफेसर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, आह भरी और तर्क दिया कि उसके पिता कार्डिनल हम्बर्ट ने इन सभी तथ्यों का खंडन किया था और इसके अलावा समाज के प्रमुख व्यक्ति जो भोगों की सूची में थे, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जानकारी सच नहीं थी। डोलोरेस की आंखें उदासी और अविश्वास से भर गईं। वह जमीन पर देखने लगी, ये समझाते हुए कि सारी जानकारी भोगों की पुस्तक में थी। प्रोफेसर ने अपना सिर उठाया और शांत भाव से जवाब दिया कि पुस्तक की उत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं थी। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि वह क्वो वादीस की तरफ क्यों था और क्या उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव था। प्रोफेसर की निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वह ये देखकर सतर्क हो गया कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। वह खड़ा हुआ, अपने हाथ से कुर्सी को एक तरफ खिसकाया और उसे ध्यान से घूरने लगा, ये तय करते हुए कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसे इस लेख को नाइट ब्लडहाउंड द्वारा किए गए भयानक आतंकवादी कृत्य पर केंद्रित करने के लिए कहा गया था, जिससे पता चला कि उसके कारण डीन भी काफी हैरान था। ये सुनते ही डोलोरेस के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह घबराहट में अपना हाथ छूने लगी और उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगी। उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वह शांत रही। उसने पूछा कि क्या कार्डिनल हम्बर्ट इतने शक्तिशाली थे कि अकादमी के डीन भी मुसीबत में पड़ सकते थे। प्रोफेसर ने अपनी नाक पकड़ी और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि अगर यह केवल कार्डिनल हम्बर्ट होता तो डीन के लिए उसे सुनने का कोई तरीका नहीं होता। डोलोरेस के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। वह सदमे में जाने और यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह चर्च के पोप की मुस्कुराहट की कल्पना करने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्वो वादीस में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कार्डिनल हम्बर्ट से बेहतर था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पोप खुद थे। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक खाली नज़र से चुपचाप सोचने लगी, भले ही बाकी सभी भ्रष्ट थे। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी ईमानदारी खो देगा। उसने कई लोगों को ये कहते सुना था कि उम्र बढ़ने के साथ उसका निर्णय थोड़ा धुंधला हो गया था। उसे नहीं पता था कि कार्डिनल हम्बर्ट पोप की आंखों और कानों को चर्च से छिपाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा था या नहीं। एक शांत भाव के साथ प्रोफेसर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि सबसे पहले उसका लेख अखबार में प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि इसे पढ़ते समय वह ये धारणा बनाने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह गुप्त रूप से नाइट ब्लडहाउंड का पक्ष ले रही थी। उसे याद दिला रही थी कि वह एक बुरा व्यक्ति था जिसने आतंकवाद किया था। डॉलर्स आंतरिक क्रोध को महसूस करने से बच नहीं सकी, लेकिन फिर भी उसने कोई भावना नहीं दिखाई। दृढ़ता से सोचती रही कि नाइट ब्लडहाउंड कोई बुरा व्यक्ति नहीं था,
बल्कि बुरे लोग क्वो वादिस और परिवार के भीतर छिपे हुए राक्षस थे। एक दिन पहले, जाने से पहले, विकर ने उसे बताया कि दुनिया में अभी भी राक्षस बचे हुए हैं। वह अकेले एक कठिन लड़ाई लड़ रहा था और भविष्य में और भी बहुत कुछ होने वाला था। आज प्रोफेसर बंशी से बात करने के बाद उसे लगा कि वह जानती है कि नाइट ब्लड हाउंड ने लोगों को बताए बिना राक्षसों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। उसने शिक्षक की ओर पीठ की और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। वह उसकी ओर देखने लगा और उसे इस बारे में और न जानने के लिए कहा। उसने अपने हाथ से दरवाजा खोला और ऐसा न करने का वादा किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने नाइट हाउंड की मदद करने का भी फैसला किया ताकि वह अकेले न लड़े। ट्यूडर, जो अपनी बाहें फैला रहा था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह सांचो के बगल में चलने लगा और थकान के कारण अपनी बाहें फैलाते हुए उसने बताया कि उसे क्लास गए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब वह थक चुका था। अब उसे पता था कि उसके लिए स्वयंसेवा कार्य एक अच्छा विकल्प क्यों था। सांचो, जो उसके बगल में था, उसे भ्रमित निगाहों से देखने लगा, सोचते हुए कि यह आदमी बहुत अजीब है। उनके सामने पिग्गी था, एक खुशनुमा भाव के साथ। वह विकर की ओर मुड़ा और वादा किया कि अगली बार साथ चलेंगे। विकर बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप चलने लगा। ट्यूडर हमारे लड़के के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक दयालु नज़र से बताया कि आज वह निफ्टली का अभ्यास करने जा रहा है, और पूछा कि क्या वह उनके साथ जाना चाहता है। विकर ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा। खोई हुई नज़र से उसने जवाब दिया कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और कुछ समय अकेले बिताना पसंद करता है। ये सुनते ही ट्यूडर की नज़र डर और भ्रम से भर गई। उसे नहीं पता था कि विकर अकेले समय क्यों बिताना चाहता था। एक खुशनुमा भाव के साथ पिग्गी ने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। विकर के साथ कमरे में जाने का फैसला किया। सांचो का ध्यान, जो उनके पीछे था, पिग्गी पर केंद्रित था। ट्यूडर ने बेचारे पिग्गी के मुंह को अपने हाथ से ढकना शुरू कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ विकर को अकेला छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अकेले समय महत्वपूर्ण था। बेचारा पिग्गी कुछ उलझन में पड़ गया। शांत और खोए हुए भाव के साथ हमारे लड़के ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद विकर अपने बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। वह मेज के सामने बैठ गया और अपने हाथों का उपयोग करके उसने बैकपैक खोलना शुरू कर दिया। वह उस दिन से शांत महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके पास अकेले रहने का समय नहीं था और वह खुद को ठीक से व्यवस्थित भी नहीं कर पाया था। खोई हुई निगाहों से उसने अपने बैकपैक को देखना शुरू कर दिया। संत के आशीर्वाद से वह जिस तलवारबाज के स्तर पर पहुंचा था, वह फीका पड़ गया था, क्योंकि उस दिन के बाद वह एक सर्वोच्च स्नातक बन गया था। लेकिन आखिरकार तलवारबाज के स्तर का अनुभव करना उसके लिए अच्छा था। उसने बैकपैक में हाथ डाला और इधर उधर टटोलना शुरू कर दिया। और इस लड़ाई से सबसे बड़ा इनाम वह था जो उसने शूरवीरों के खिलाफ लड़ाई करते हुए प्राप्त किया था। उसने डेंटालियन के रक्षकों के पास मौजूद मुखौटे निकाले। ये चमड़े की बोरियां थीं, और जब 4 बोरियां एक साथ आईं, तो उन्होंने एक बड़ा मुखौटा बनाया, और हमारे लड़के की याददाश्त के अनुसार यह अवशेष कुछ खास था। मुखौटों को जोड़ने के बाद ये कुत्ते के चेहरे वाले मुखौटे में बदल गया। ये मानव चेहरों का मुखौटा था और रैंक O+ के दिल की गहराई से जानवर के रूप में मानव चेहरा कहा जाता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे बेलजेबब की राक्षसी तलवार के बराबर एक अवशेष मिलेगा। उसने पीछे हटने से पहले एक किताब में देखा था कि यह एक मुखौटा था जिसकी शक्ति जितनी अधिक अपने लोगों को मारती थी, उतनी ही मजबूत होती जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि जितने अधिक लोगों को उपयोगकर्ता मारता था, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता था, और इसके अलावा इसमें रिकवरी और आभा संचय का एक अकथनीय स्तर था। विकर ने बैकपैक से मुखौटा निकाला और उत्सुक नज़र से इसे देखना शुरू किया। उसने इसे आजमाने का फैसला किया
और यह मानने के बावजूद कि यह लिखा था कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके लिए जोखिम उठाना बेहतर था। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना उसने मास्क लगाया और उसकी आंखें खून के प्यासे हत्यारे की तरह हो गईं। उसकी प्रतिरोधक क्षमता और आभा, जो डेंटालियन के साथ लड़ाई के दौरान खत्म हो गई थी, वापस आ गई थी। दलदली सैलामेंडर की पुनर्योजी क्षमताओं के विपरीत, जो अंगों को पुनर्जीवित करने में उत्कृष्ट थे। इस मास्क ने हमारे लड़के की सहनशक्ति और थकान को बहाल कर दिया। विकर को अब लगा कि वह एक अंधेरी जगह में था। वह सतर्क हो गया और उसकी नज़र एक तरफ टिक गई। उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। अब टेबल बहुत बड़ी लग रही थी। विकर का ध्यान बैकपैक पर केंद्रित था। उसे नहीं पता था कि उसकी नज़र इतनी कम क्यों हो गई थी। और इसके अलावा अब उसकी दृष्टि काले और सफ़ेद रंग में थी। वास्तविकता ये थी कि हमारा लड़का एक प्यारे कुत्ते में बदल गया था और अब उसके कपड़े उस पर कुछ बड़े लग रहे थे। विकर की आंखें भ्रम से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि ये मास्क का उपयोग करने के साइड इफ़ेक्ट थे। वह कुर्सी से उतर गया और गोल गोल दौड़ने लगा। अगर उसका शरीर सामान्य नहीं हुआ तो वह गंभीर संकट में फंस जाएगा। उसे जल्द से जल्द मुखौटा उतारना था। धीरे धीरे विकर की विधि प्रभावी होने लगी और मुखौटा उतरने लगा। यह महसूस करते हुए वह उलझन में जमीन पर देखने लगा। कुछ ही सेकंड में मुखौटा उसके शरीर से अलग हो गया, जिससे वह सामान्य हो गया। उसने अपने हाथ को देखना शुरू किया और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। अगर वह मुखौटा हटाने की इच्छा दिखाता तो वह उतर जाता। मुखौटा जमीन पर गिर गया और हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। अगर मुखौटा हमारे लड़के को किसी भी समय कुत्ते में बदलने की क्षमता रखता था, तो उसे एहसास हुआ कि यह एक साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा एक सबएबिलिटी थी। सौभाग्य से ऐसा कोई नियम नहीं था कि जानवरों को अकादमी के छात्रावास के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए धन्यवाद। वह यहाँ आसानी से मुखौटा का उपयोग कर सकेगा। उस पल उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसका ध्यान टेबल के ऊपर रखे खुले बैग पर केंद्रित हो गया। विकर उत्सुक हो गया। उसे नहीं पता था कि यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है। हमारे लड़के ने बैग के अंदर अपना हाथ डाला और एक अंडा निकाला जो फूट रहा था। उसने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अंडे को ध्यान से देखा, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और याद किया कि यह मैडम का अंडा था और इस समय की हलचल अंडे सेने का संकेत थी। इससे पहले खेलते समय पेरी ने अंडे को पानी में गिरा दिया था। 8 पैरों वाली मैडम एक बहुत ही उच्च स्तरीय राक्षसी थी, जिसके साथ लड़ाई के दौरान हमारा लड़का कई बार लगभग मर चुका था। यहाँ तक कि नरक पर शासन करने वाले प्राचीन राक्षसों के लिए भी उससे निपटना मुश्किल था। एक कहानी यह भी थी कि उसके जैसे राक्षसों को रसातल की गहराई के एक कोने में रहने की गारंटी दी गई थी। इस राक्षस के वंशजों में से एक अब जाग रहा था। उस पल धीरे धीरे अंडे से एक छोटी मकड़ी निकलने लगी। कई सेकंड बाद अंडा पूरी तरह से फूट गया और एक छोटी और प्यारी मकड़ी निकली, जो अपनी मां से बहुत अलग थी। एक कोमल नज़र से छोटी मकड़ी हमारे लड़के को देखने लगी। विकर ने मकड़ी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह रुई की गेंद जैसी दिखने वाली छोटी सी चीज़ मैडम की बच्ची थी। छोटी मकड़ी रोने लगी और ये देखकर विकर का दिमाग उलझन से भर गया। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह रोना कुछ ऐसा था जो उसने भेड़ियों से सीखा था जब अंडा गहरे जंगल में था। छोटी मकड़ी की आंखें उदासी से भर गईं और फिर वह रोने लगी और उसकी ताकत खत्म हो गई और ये देखकर हमारे लड़के को एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने अपने बैग में रखा कुछ मांस निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और मेज पर रख दिया। छोटी मकड़ी मेज पर कूद गई और अपना शरीर हिलाने लगी। विकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा था कि वह अपनी मां की तरह ही मांस खाती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बच्चे मांस नहीं खाते। मकड़ी वापस विकर के हाथ पर चढ़ गई और भूख के कारण उसे चक्कर आने लगा।
शांत भाव से उसने इस अवसर का लाभ उठाकर गहरे जंगल से एक एस रैंक राक्षस को पालने का फैसला किया। लेकिन अभी उसे कुछ खाना खोजने की जरूरत थी। उसने छोटे मकड़ी को अपने कपड़ों में छिपाया, अपने कमरे से बाहर निकला और दालान में चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह एक कोने को मोड़ने वाला था, किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। किसी ने एक आम आदमी से अकादमी के पानी को गंदा न करने के लिए कहा। हमारा लड़का दीवार के पीछे छिप गया और कोने से अपना सिर झांका। बेचारे पिग्गी के सामने कई डरावने लड़के खड़े थे। पोनीटेल वाले लड़के ने पिग्गी को कंधे से पकड़ लिया और मुस्कुराने लगा, और ये देखकर बेचारा पिग्गी घबरा गया और डरने लगा। जबकि दूसरी तरफ बैंगनी बालों वाला आदमी, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उसे चुपचाप घूरने लगा। वह फायर कॉप्स के लेवथान से ग्रेनुएल था, जो साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 परिवारों में से एक था। वह लेवथान परिवार से था, जो एक बेहद जहरीला साधु था। विकर ने सुना था कि वह फायर कॉप्स का प्रथम वर्ष का उपाध्यक्ष था और उसे सबसे घमंडी व्यक्ति माना जाता था। पिग्गी ने अपने हाथ से उसकी गर्दन को छूना शुरू कर दिया, और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और माफी मांगते हुए और यह बताते हुए कि वह बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम में आया था और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। दूर जाने लगा। पहले तो वे चुप रहे, लेकिन तभी ग्रेनुएल और उसका दोस्त पिग्गी के सामने आ गए और उसे तीखी नज़र से देखने लगे। पोनीटेल वाले लड़के ने ग्रेनुएल के सामने अपना हाथ रखा, उसे कुछ न करने का इशारा किया और घमंडी भाव से पिग्गी को आम आदमी कहा और पूछा कि वह कहाँ जाने की योजना बना रहा है। ग्रेनुएल पिग्गी के पास गया और ये देखकर क्रोधित हुआ कि इतने साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने बारे में इतना सोचता है। उसके लिए पिग्गी जैसे लोगों के साथ अकादमी जाना घिनौना था। उसने पूछा कि क्या उसे एहसास है कि यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा अपमान है, जो 7 महान परिवारों का वंशज है। पिग्गी की आंखें डर से भर गईं। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। एक अभिमानी नज़र से ग्रेनुएल ने उल्लेख किया कि उसका अस्तित्व इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे अकादमी छोड़ने के लिए कहा। वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि पिग्गी के दोस्त कैसे होंगे। सोच रहा था कि वे बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे। ये सुनकर पिग्गी की निगाहें गुस्से से भर गईं। वह इस कमीने को अपने दोस्तों का अपमान करने की अनुमति नहीं दे सकता था। बिना एक सेकंड गंवाए उसने ग्रेनुएल को कॉलर से पकड़ लिया, और ये देखकर वह क्रोध में अपने दांत कसने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम आदमी ऐसा कर रहा है। क्रोध ने पिग्गी के दिमाग को खा लिया और एक तीखी नज़र से उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उसे परवाह नहीं है कि वे उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन वह किसी को भी अपने दोस्तों का अपमान नहीं करने देगा। ग्रेनुएल ने चुपचाप पिग्गी के व्यवहार को देखना शुरू किया, और फिर उसके चेहरे पर नसें दिखाई दीं। क्रोधित नज़र से उसने पूछा कि क्या पिग्गी ने वास्तव में सोचा था कि वह इसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा। अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने पिग्गी को पीछे धकेल दिया, अपने दोस्त की ओर मुड़ा और उसे कुचलने का आदेश दिया। यह आदेश सुनते ही उसके दोस्त ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। पिग्गी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को वार के लिए तैयार कर लिया, लेकिन कई सेकंड बीत गए और वह कभी नहीं मारा गया। यह जिज्ञासा से ग्रस्त होकर उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दीं। ये ट्यूडर था जिसने ग्रेनुएल के अधीनस्थ के हमले को रोका था। वह पिग्गी की ओर मुड़ा और चिंतित नज़र से पूछा कि क्या वह ठीक है। उस पल किसी मजबूत व्यक्ति ने ग्रेनुएल के दूसरे दोस्त के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा, जिससे लड़का घबरा गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ये सांचो था। उसने लड़के के सिर को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, ये प्रकट करते हुए कि अगर वे ताकत का परीक्षण करना चाहते थे तो उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना था। लड़का दर्द से चीखने लगा। ये देखकर पिग्गी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्यूडर और सांचो उसका बचाव कर रहे थे।
पिंगी जमीन पर गिर गया और उसी पल विकर उसके पीछे दिखाई दिया और उसे खड़े होने में मदद करने के लिए अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। विकर को देखकर पिंगी अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर भी उसका बचाव करने आया था। ट्यूडर को देखते ही ग्रेनुएल अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। ट्यूडर, सांचो और विकर एक तीखे भाव के साथ पिग्गी के बगल में खड़े थे। ट्यूडर को आखिरकार समझ में आ गया कि पिग्गी को लौटने में इतनी देर क्यों लग रही थी। सांचो ने ग्रेनुएल को गौर से देखना शुरू कर दिया और पिग्गी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ट्यूडर की आंखें क्रोध से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्रेनुएल ने उसके दोस्त को छूने की हिम्मत की थी। ये सुनकर पिग्गी घबरा गया। सांचो ने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दीं और लड़ने के लिए तैयार एक तीखे भाव दिखाने लगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे लड़के ने कोई भावना नहीं दिखाई। यह वीडियो का अंत है।